बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज के दिन मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो अपनी वीडियो के अंदर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीए ग्रेड्स के एनईडी के पास पेपर्स, जो कि है तो एनईडी के पास पेपर्स, लेकिन आईबीए ग्रेड्स वालों ने इनको मुरतब किया था, इनको तरतीब दिया था। तो आज के दिन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा केमिस्ट्री के पोर्शन के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, क्लियर करता चलूं कि आईबीए ग्रेड्स वालों ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। नो मनी फ्रॉम आईबीए ग्रेड्स। काश ये मुझे कोई पैसे दे देता तो मेरा काम भी बन जाता, लेकिन आप लोग मुझे दे सकते हो पैसे अगर आप लोग के नाम है मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करो और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा वॉच टाइम दो और व्यूज़ दो, तो होपफुली मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और हमारी मेहनत भी रंग ले आएगी। चलो अब बिना किसी लंबी किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आते हैं, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो मैं फ़ौरन से केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पे आ जाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आईबीए ग्रेड्स का केमिस्ट्री का पास पेपर। आईबीए ग्रेड्स का पास पेपर नहीं है, एक्चुअली एनईडी के पास पेपर्स हैं जो कि आईबीए ग्रेड्स वालों ने इसको मुरतब किया। मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पर केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करें 2005 का पोर्शन और इसके एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। जो एक्वा रीजिया होता है बेटा, इसको कहा जाता है रॉयल वाटर भी, और ये डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर नोबल मेटल। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर ये नोबल मेटल्स, लाइक ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है सिल्वर को, गोल्ड को और कॉपर वगैरह को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। जो एक्वारीजिया होता है, एक्वारीजिया ये मिक्सचर होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्वारीजिया मिक्सचर होता है कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्लस कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, और कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के 3 मोल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 मोल्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, क्योंकि इसके अंदर HNO3 के साथ H2SO4 दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कह रहे हैं कि अमोनियम सल्फेट NH4 इन NH4 ट्वाइस SO4 सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। देखें, जब भी लिटमस पेपर जो है ब्लू लिटमस से रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड टू ब्लू जा रहा है तो ब्लू से आप बेसिक याद कर लें, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो बेसिक होगा, तभी वो रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर ब्लू से रेड में जा रहा है तो आप समझ जाएं कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है कि व्हेन एनी सॉलिड इज चेंज टू अ गैस, जब कोई भी सॉलिड गैस के अंदर चेंज होता है विदाउट मेल्टिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब भी कोई सॉलिड 1000 मरतबा तो इस एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि जब भी कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बगैर मेल्ट हुए तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है P1V1 इक्वल्स टू P2V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। देखें, जहां कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये कि बॉयल्स लॉ की बात हो रही है। बॉयल्स लॉ के अंदर फॉर्मूला बनता है P1V1 इक्वल्स टू P2V2, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। अब बात करेंगे हम लोग एमसीक्यू नंबर 5 की। तो एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर कहा जा रहा है कलरलेस गैस विद अ बैड स्मेल ऑफ दैट ऑफ रोटन एग्स। ऐसी कलरलेस गैस जिसकी बैड स्मेल है, बुरी स्मेल है, ऐसी जैसे कि भुने हुए अंडों जैसी स्मेल होती है। रोटन एग मतलब भुने हुए अंडे या जले हुए अंडे जो होते हैं, भुने हुए अंडों जैसी स्मेल किसकी होती है, भुने हुए अंडों जैसी स्मेल, में लिख देता हूँ अंडों जैसी स्मेल। ठीक है, वो किसकी होती है, तो वो होती है H2S गैस की, यानी कि डाइहाइड्रोजन सल्फाइड गैस की। H2S ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर पूछा जा रहा है कि गोल्ड प्लेटिंग के अंदर कैथोड किसको बनाया जाता है। तो गोल्ड प्लेटिंग के अंदर ऐसा करते हैं कि जिस मेटल को हमने गोल्ड प्लेटिंग करनी होती है, जैसे कि अगर हमने निकिल के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो हम निकिल को कैथोड बना देंगे। अगर हमने स्टील के ऊपर
प्लेटिंग करनी है, स्टेनलेस स्टील के ऊपर प्लेटिंग करनी है तो हम कैथोड स्टील को बना देंगे, और अगर हमने कॉपर के ऊपर करनी है तो हम कॉपर को बना देंगे कैथोड, अगर हमने सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो हम सिल्वर को बना देंगे कैथोड। गर्ज ये है कि जो मेटल हमने जिस मेटल के ऊपर प्लेटिंग करनी है हम उस मेटल को क्या बना देंगे, हम उस मेटल को कैथोड बना देंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। कहाँ चले भाई साहब, ये एक सेकंड रुकेगा, आपको रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 7 में, इन एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी इज, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। हमसे पूछा जा रहा है गैमा रेस है, गैमा रेस का क्या होता है, गैमा रेस का जीरो चार्ज जीरो मास होता है, इनका ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है, इनका सिंबल होता है गैमा, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जीरो मास एंड जीरो चार्ज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगियस सीरीज ऑफ अल्कीन्स शेयर अ जनरल फॉर्मूला ऑफ। देखें अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं, अल्कीन्स में इसको थोड़ा हाईलाइट करूं, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर अल्केन्स की बात करेंगे तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस का 2, और ये अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। तो यहाँ पर होगा क्या बेटा, यहाँ पर होगा ये कि फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, वो है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 atmospheric if gram molecular mass of the temperature if it has 1 ग्राम मोलिकुलर मास होगा। ये ऑप्शन, ये एमसीक्यू थोड़ा मिसिंग है वर्डिंग के अंदर। टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर बेटा हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, हमें वॉल्यूम निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला होगा PV इक्वल्स टू nRT। अब आपने क्या करना है, देखें 1 ग्राम मोलिकुलर मास है ना, ये मोलिकुलर मास अगर 1 ग्राम है तो बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन ये होता है कि मॉलिकुलर मास या फॉर्मूला मास को जब रिप्रेजेंट किया जाए ग्राम के अंदर तो बराबर होता है 1 मोल के। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1। अच्छा, आर की जगह पे हम लिखेंगे 0.0821 और टेम्परेचर की जगह पे 273 केल्विन लिखेंगे, जबकि वॉल्यूम हमें निकालना है, प्रेशर की जगह पे 1 एटमॉस्फेरिक रखेंगे, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। देखें जब आप इस जगह पे सॉल्व करेंगे तो होपफुली यहाँ पर आंसर आएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जो कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, हमारा मोलर वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करीब तरीन है, इसके करीब तरीन ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शंस करीब तरीन नहीं है। जो करीब तरीन ऑप्शन है वो है 25 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 11 के अंदर बोल रहे हैं बेटा ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। ब्रास किस चीज का अलॉय होता है, तो ब्रास अलॉय होता है कॉपर का और जिंक का। अगर हम कॉपर और टिन की बात करेंगे तो कॉपर और टिन जो मिलके अलॉय बनाता है वो होता है ब्रोंज। एक होता है एल्यूमिनियम ब्रोंज, उसके अंदर टिन के साथ साथ एल्यूमिनियम भी शामिल होता है, लेकिन आमतौर पे जो ब्रोंज होता है उसके अंदर कॉपर और टिन होता है। गोल्ड और कॉपर का मैंने कोई अलॉय नहीं सुना अभी तक, मेरी नॉलेज में नहीं है। आयरन और टिन भी मेरी नॉलेज में ऐसा कोई अलॉय नहीं है। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पे। एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर बोलना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल और शेल एन इज गिवन बाय। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर या किसी भी शेल के अंदर, तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। ऑप्शन ए। ये कैसे होता है बेटा, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर जरा सीखिएगा, सीखने के लिए तो हम लोग आए हैं ना, तो सीखेंगे हम। यहाँ पर 1 सेकंड रुकना पड़ेगा बस आपको, 1 सेकंड, ये थोड़ा सा मिटा दो। देखें अगर आपने मान लीजिए कि आपके पास 2n² का फॉर्मूला, इससे आप पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सॉल्व करने के बाद आपको पता लग जाएगा। अगर आप n की वैल्यू पुट करते हैं 2 तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज सेकंड शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, दैट इज के थर्ड शेल के अंदर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो है 18 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो हमारे पास
पास जो बेटा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कि किसी भी शेल के अंदर एनर्जी लेवल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला 2n² होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर बोल रहे हैं प्रेशर एट विच 1 मोल ऑफ अ गैस, एन की वैल्यू 1 है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 273 केल्विन के। बोला ऑक्यूपाइज अ वैल्यू ऑफ 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है, वो प्रेशर किसके करीब तरीन होगा। तो आइए बेटा जरा समझते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा सिंस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब यहाँ पे प्रेशर की जगह पे आपने प्रेशर रखना है, वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 1 आएगा, 1 मोल गिवन है, आर की जगह पे 0.0821 और उसके बाद टेम्परेचर की जगह पे बेटा आप लिखेंगे 273 केल्विन। तो इस साइड पर आंसर आएगा 22.4। लेकिन बात यह है कि आईबीए ग्रेड्स में एक गलती करी हुई इन्होंने कि 22.4 तो आएगा लेकिन ये एटमॉस्फेरिक के साथ आएगा, प्रेशर का यूनिट उन्होंने गलत दिया हुआ है, 22.4 एटमॉस्फेरिक होगा ये, और फिर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर, एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन, ये एक हमें एलिमेंट गिवन है, टेरिलियम हो सकता है, ये जो भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर बस इतना बताया है कि नीचे है 53, इतना सारा विजिबल नहीं है, ये बहुत अच्छा से विजिबल नहीं है, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, तो ये बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है मास नंबर 127, एटॉमिक नंबर 53 है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो अब मास नंबर हमारे पास है कितना 127, एटॉमिक नंबर है 53, तो 127 में से हम 53 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 74। तो हमारा सही आंसर जो होगा बेटा वो यहाँ पर हो जाएगा 74। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। देखिए यहाँ पर आपसे एक एमसीक्यू नंबर 15 के अंदर एक छोटा सा एमसीक्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2 और CaC2 हमारे पास लिखा हुआ है ऑप्शन सी के अंदर, तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम एमसीक्यू नंबर 16 पे। बेटा इस एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू नंबर 16 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल से, और ये सिमिलैरिटीज शो करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, किस वजह से। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो गुड आंसर होगा वो ये है कि फ्लोरीन की और क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबकी वो सेम होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल ऑफ देम आर सेम, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं हैलोजन से, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 7A से, इनको कहा जाता है हैलोजन्स भी, ये सब आपको पता होगा। हैलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर, ये सारी बातें आपको पता होंगी बेटा। अब बढ़ते हैं इस एमसीक्यू पे। डेंसिटी सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डेंसिटी सबकी चेंज है, साइज भी सबके चेंज है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबके चेंज है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर आपको दोनों आंसर्स गिवन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता है आपको किसको टिक करना है। जी हाँ बिल्कुल सही, एक चमाट लगाऊंगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करना है भाई। अगर दोनों ऑप्शंस मौजूद हो तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ठीक नहीं करना मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू नंबर 17 के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल बी पोलर, इनमें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पोलर होंगे। तो एक बात याद रख लें, पोलर के लिए हमारे पास कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले तो आपको नॉन पोलर, ओवरऑल जो नॉन पोलर होते हैं ना वो बता देता हूँ। ओवरऑल नॉन पोलर जो होते हैं वो होते हैं लीनियर स्ट्रक्चर वाले, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाले, यानी कि उनको काटो तो दोनों हिस्से एक जैसे दिखें आपको, और सेम एटम्स वाले। तो आपको दिखाता हूँ कौन कौन से नॉन पोलर है, आपको पोलर समझ आ जाएगा। देखें आपको फ्लोरीन नजर आ रहा है, फ्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो सेम एटम्स हैं, सेम एटम्स है, तो ये नॉन पोलर इन नेचर होगा, ये पोलर नहीं होगा। हमें बताना पोलर कौन सा है, तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अगर हम CO2 की बात करें ना, तो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है लीनियर इन नेचर, तो ये भी हमारा ओवरऑल नॉन पोलर इन नेचर होगा, ये पोलर इन नेचर नहीं हो सकता। अगर हम CH4 की बात करते हैं तो देखो भाई, कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे आप एक छुरी लो
और एक छुरी लेने के बाद ना इस कार्बन को बीच में ना काट दो। जब आप काटोगे तो आपको पता लगेगा ये हिस्सा और ये हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा है दोनों सेम सेम है यार, कोई कोई चेंज ही नहीं है, हर तरफ से एक जैसा है। रोटेट करोगे तो भी आपको एक जैसा दिखेगा। ये सिमेट्रिकल इन नेचर है, CH4 जो है वो सिमेट्रिकल इन नेचर है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास बच गया H2O। जो वाटर होता है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, एक जगह से हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरी जगह से भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, दरमियान में जो एंगल होता है वो होता है 107.5 डिग्री। तो अब आप देखोगे 107.5 डिग्री नहीं होता बल्कि 104.5 डिग्री होते हैं जहां तक मेरी नॉलेज है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो पोलर इन नेचर होता है, पोलैरिटी होती है यहाँ पे, ये नॉन पोलर इन नेचर नहीं होता। और वाटर के बारे में हम सबको पता होना चाहिए, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा एमसीक्यू नंबर 18। एमसीक्यू नंबर 18 के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एयर। तो भाई साहब इसका आंसर है आयरन पायरेट। यार आयरन पायरेट के साथ में आयरन पायरेट का आपने वो पढ़ा होगा कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर कि हम आयरन पायरेट को हीट करते थे कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाता था सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर और Fe2O3 के अंदर। ये हमारे पास था पूरी इक्वेशन थी। आयरन पायरेट का फॉर्मूला कुछ ऐसा था Fe2S2O3, लेकिन एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं है, शायद यही था। 100% तो नहीं कह सकता, 90% कह सकते हैं यही था। तो ये जब आप इसको हीट करते हो तो हमारे पास आगे जाके फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर भाई साहब कहा जा रहा है कि मोलर मास ऑफ NaOH है 40, मोलर मास है NaOH का 40, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.01 मोलर NaOH इन 100,000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। यार मतलब हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है, सारी मोलैरिटी वोलैरिटी सब हमें गिवन है। तो आइए ज़रा चेक करते हैं हम कैसे निकालेंगे। मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा ये बैंड ऊपर जाने में और नीचे आने में। तो एक काम करते हैं, पहले ढंग से लेकर आ जाते हैं यार इसको, ये थोड़ा तंग करता है। आइए ज़रा देखते हैं हमारे पास मास गिवन, मोलर मास गिवन है NaOH का 40। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब अगर वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है तो आप एक काम करें, मोलैरिटी का फॉर्मूला ना यूज़ करें, डायरेक्ट सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आप मास निकालने, जो भी मास होगा वही आपका सही मास हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप रख लेंगे, अच्छा यहाँ पे उन्होंने क्या दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है 0.01। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप ये वाली मोलैरिटी पुट कर दें। हालांकि मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम तो 1 डेसीमीटर क्यूब है ना, तो इसलिए इसको छेड़ नहीं रहा है, डायरेक्ट कर लें। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखें 0.01, मास की जगह पे आप m रख लें और मोलर मास की जगह पे आप रख लें 40। अब ये 40 जाके मल्टीप्लाई होगा 0.01 से, तो आई डोंट नो कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पर मास आ जाएगा m इक्वल टू, जरा चेक करते हैं इसको। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.40 ग्राम। कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ भाई क्योंकि हमारे पास जो है अभी कैलकुलेटर अलाउड है एनईटी के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 20 पे। तो एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर कहा जा रहा है 20 ml है 0.1 मोलर NaOH का, उसको टाइट्रेट किया जा रहा है 0.5 मोलर H2SO4 के साथ। जब एंड पॉइंट आएगा तो ब्यूरेट की रीडिंग क्या होगी। देखें फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। M1V1 इक्वल्स टू M2V2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, M1 की जगह पे लिख लेंगे 0.1 और V1 की जगह पे लिखेंगे 20 इक्वल्स टू M2 की जगह पे लिखेंगे 0.5 और V2 की जगह पे लिख लेंगे V2। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास V2। अच्छा इसको काटेंगे तो ये बच जाएगा मुझे एक लग रहा है मैंने कुछ गलती करी है, और गलती ये करी है मुझे समझ में आ गई कि 0.1 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आंसर आपके पास 2 आएगा। 2 को जब आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इक्वल्स टू V2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 4 आना चाहिए। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो भाई यहाँ पर आंसर जो आ रहा है मैंने हर तरीके से वेरीफाई कर लिया, वो आ रहा है 4 ml, तो हमारा 4 ml राइट आंसर होगा। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है इसको ज़रा देखते हैं, फिर वही मसला। तो भाई हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है एमसीक्यू नंबर 21। एमसीक्यू नंबर 21 के अंदर कह रहे हैं कि अंडर सिमिलर कंडीशंस
N2O, NO, NO2 और N2O5 में, इन गैसेस में जब इनको डिफ्यूज़ किया जाएगा तो कौन सी गैस सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ होगी? तो यार रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बल्कि ये कहना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन आपको लंबी ये वगैरह एक बार बताता हूँ, आप सबके मोलर मासेस निकाल के चेक कर लो, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उनमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास N2O में ऑलरेडी नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका मोलर मास ज़्यादा होगा। NO2 के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका मोलर मास भी ज़्यादा होगा। N2O5 में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका मोलर मास भी ज़्यादा ही निकलेगा। NO का मोलर मास सबसे कम निकलेगा तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा NO। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ के अंदर। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? तो देखें यहाँ पे बोल रहे हैं सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही बात यह है कि सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है। सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कम करोगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बोलेंगे सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये वाला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑप्शन सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है कि सरफेस टेंशन लिक्विड की टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। तो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, और ऑप्शन डी के अंदर बोलना है कि सरफेस टेंशन लिक्विड की डिपेंड नहीं करती वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे, ये वाली बात भी गलत। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 23 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप COOH। देखें कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और साथ में OH लिखा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ के अंदर। बोलना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जाइलिन का क्या होता है। तो जाइलिन का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जाइलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, पैराजाइलिन का एक्चुअली, कि बेंजीन के ऊपर एक CH3 और बेंजीन के नीचे एक और CH3 यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। अगर हम देखें तो बेंजीन के अपने 6 कार्बन हो गए, 2 कार्बन ये वाले, तो बेंजीन के पास 6 कार्बन और ये 2 कार्बन मिलके हो गया 8 कार्बन। 8 कार्बन वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका ठीक ऑप्शन होगा। 8 कार्बन वाला ऑप्शन तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है C6H5, ये गलत है। C6H5 लिखा हुआ है, ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है C6H5 और NO2, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है C6H5OH, तो ये ऑप्शन डी भी गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है C8 ऑप्शन, सॉरी C6, ये लिखा हुआ है C6, उसके बाद H4 और साथ में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। बेसिकली ये वाला जो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है, 6 कार्बन, पहले बेंजीन रिंग है, फिर 4 हाइड्रोजन, 1 2 और 3 और 4 हाइड्रोजन, क्योंकि इस जगह पर, ये जो जगह है, इस जगह पर हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 25 पे। MCQ नंबर 25 के अंदर हाईलाइट कर देता हूँ। बोल रहे हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड, इसमें से कौन सा अमाइनो एसिड की सोर्स नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आते हैं, देखें गोश्त, मीट के अंदर प्रोटीन शामिल होता है, तो ये प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स होंगे, तो ये सही आंसर नहीं होगा। हमें बताना है कि कौन सा अमाइनो एसिड की सोर्स नहीं है। बीन्स दालों को कहते हैं बीन्स, पता नहीं किस चीज़ को कहते हैं, लेकिन बहरहाल इतना पता है बीन्स के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स, तो बीन भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। आई कांट रिमेंबर कि बीन्स किस चीज़ को कहा जाता है, लेकिन आप इसको गूगल कर सकते हैं। दूध के अंदर प्रोटीन शामिल होता है, तो इसलिए दूध, मिल्क भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं शुगर इस कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो है वो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर प्रोटीन शामिल नहीं होगा बेटा। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुगर, के शुगर कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी यार। अभी हमने 25 MCQ सॉल्व किए हैं, 25 MCQ हमने सॉल्व किए। अभी फर्दर और MCQ सॉल्व करेंगे हम लोग, 100+ MCQ इंशाअल्लाह सॉल्व करेंगे। शर्त यह है कि बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आप, और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि मेरे चैनल के बारे में, क्योंकि मेरा चैनल मुझे लगता है अंडररेटेड है, काफ़ी कंटेंट अपलोडेड है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इसको और व्यूज़ मिलने चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और फैला दें।
अल्लाह हाफिज़।